हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +1 का टॉपिक कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसके अंदर हमने एक क्लास लगा भी ली थी। और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर पढ़ा था हमने अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा था, अर्थशास्त्र की जो आर्थिक क्रियाएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, उत्पादन, उपभोग, वितरण, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। अभी जो आंकड़े होते हैं, जो सम्मक होते हैं, वो हमारे अर्थशास्त्र के लिए कैसे अति आवश्यक होते हैं। वैसे तो देखो, प्रत्येक विषय के लिए आंकड़े बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय, चाहे वो राजनीति का है, चाहे वो अर्थशास्त्र का है, भूगोल का है, सब में आंकड़े होते हैं, सब में सम्मक पाए जाते हैं। और सभी की समस्याओं का जो मुख्य हल होता है ना, वो आंकड़ों के द्वारा ही होता है, क्योंकि आंकड़े वही होते हैं जो समस्या को क्या कर देते हैं, समस्या को स्पष्ट कर देते हैं। और स्पष्ट करने के बाद उसका हम क्या कर सकते हैं, ठोस कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उसका हम क्या कर सकते हैं, ठोस निर्णय ले सकते हैं। यानी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये आंकड़े होते हैं, वो अर्थशास्त्र के अंदर मुख्य रोल अदा करते हैं। देखो, अब आपको मैं एक बात अभी स्पष्ट कर देता हूँ। जो आंकड़े हैं, इससे संबंधित आपके किताब में 4 लेसन है। बिल्कुल सिंपल है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर सिर्फ आंकड़ों से संबंधित 4 लेसन पढ़ोगे आप, और बहुत ही सिंपल है। उसका संग्रह करोगे, उसका आप वर्गीकरण करोगे, उसको आप प्रस्तुत करोगे। यानी बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको सिलेबस के अंदर ये आंकड़े दिए गए हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आपका जो सेकंड लेसन है, आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण। देखो, संग्रहण होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना। भी जो भी आंकड़े हैं, सम्मक, हमने अभी पढ़ा था, और पहले लेसन में हमने यही पढ़ा था भी जो अर्थशास्त्र होती है उसके लिए आंकड़े बहुत आवश्यक होते हैं। और आंकड़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक समस्या को समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं भी वो समस्या है वो कितनी विकट रूप ले रही है। भी एक तो छोटी समस्या है या बहुत ज़्यादा उसने विकट रूप लिया है। ये टोटल जो बताने वाली चीज़ होते हैं वो आंकड़े ही होते हैं। लेकिन आंकड़े आते कहाँ से हैं, उनको इकट्ठा तो करना ना हमें। ऐसे थोड़ी आंकड़े ऊपर भगवान के द्वारा या बारिश की तरह आंकड़े हम पर बरस रहे हैं, ऐसा तो कोई यही नहीं। यानी आंकड़े हमें इकट्ठे तो करने पड़ेंगे, आंकड़ों को लेके तो आना पड़ेगा हमें। तो आज हम पढ़ेंगे संग्रहण के बारे में भी। जो संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं, आंकड़े किस प्रकार हम इकट्ठे करते हैं, और कहाँ कहाँ से हम आंकड़े प्राप्त करते हैं। यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो आंकड़ों के संग्रहण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। देखो, आंकड़ों का संग्रह यानी इनको इकट्ठा करना। आंकड़ों का संग्रह अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल से एक छोटा सा उदाहरण लूं, मान लेते हैं एक उत्पादक है और एक राजनीतिक पार्टी है। हम 2 उदाहरण से इनको समझते हैं। देखो, एक तो उत्पादक है जो वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, एक राजनीतिक पार्टी है जो क्या करता है, अपना उम्मीदवार खड़ा करता है चुनाव के अंदर, इलेक्शन के अंदर। देखो, जो उत्पादक होता है ना, वो उत्पादन के बारे में सर्वेक्षण करता है, सर्वेक्षण। और जो राजनीतिक पार्टी होता है वो अपने उम्मीदवार के बारे में सर्वेक्षण करता है, उम्मीदवार। समझ रहे हो बात? उत्पादक क्या सर्वेक्षण करेगा? उत्पादक ये सर्वेक्षण करेगा भी जो जिस चीज़ का मैं उत्पादन कर रहा हूँ, जिस चीज़ का या जिस वस्तु का मैं उत्पादन कर रहा हूँ, उसके लिए जो वस्तु मैंने करूँगा उत्पादन, उसकी कीमत क्या होगी, इस चीज़ का सर्वेक्षण करता है। यानी कीमत के आंकड़े लेता है। उसकी मांग कितनी का है, यानी वो वस्तु बाजार में कितनी बिक रही है, उसको खरीदने वाले कितने का है बाजार के अंदर, ये इस बात का भी वो देखता है। यानी कहने का मतलब इन चीज़ों का वो क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। यानी पूरे बाजार को देखता है, वहाँ के एरिया को चेक करता है। ऐसे नहीं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको पैसा निवेश करना है, आप जाती हुई वस्तु का उत्पादन कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मैं दूध का इकट्ठा कर रहा हूँ, यानी दूध इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, तो तेरा दूध ही, और दूध मैंने क्या कर दिया, 4 क्विंटल इकट्ठा कर दिया। लेकिन मेरे को बाद में पता चला मांग तो जो डिमांड है वो सिर्फ 1 क्विंटल की है। इसका मतलब 3 क्विंटल तो मेरा दूध खराब गया, क्योंकि गर्मी का टाइम है, वो तो खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैं उतनी वस्तु की उत्पादन करूँगा जितनी उसकी मांग होगी, यानी उसमें लोग खरीदने वाले कितने का है और उसकी कीमत कितनी का है, कि क्या उससे मेरे को लाभ होगा या हानि होगी। यानी कीमत को देख के तो काम करते हैं ना। क्योंकि हमने आपको बता देता हूँ, जो उत्पादक जब उत्पादन करता है ना, वो कीमत के सिद्धांत पर चलता है, कीमत के सिद्धांत पर चलता है। इसी कारण इसको कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जो भी चीज़ हम आगे बेचने के लिए व्यापार करते हैं, वो हमेशा कीमत को देखते हैं।
भी उसकी वस्तु है वो कितनी कीमत में बिक रही है। तो इन चीज़ों का क्या करेगा, उत्पादक सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टी की। राजनीतिक पार्टी कौन कौन से आंकड़े इकट्ठे करेगी, यानी राजनीतिक पार्टी के अपना उम्मीदवार खड़ा करना है उसको। अब वो देखेगी भी पूरे वहाँ के एरिया के अंदर, पूरे एरिया के अंदर भी जो व्यक्ति को मैं खड़ा कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं पार्टी की टिकट दे रहा हूँ, वो कितना फेमस है, यानी कितना लोकप्रिय है, कि जनता में वो लोकप्रिय है या नहीं, वो ईमानदार है या नहीं। यानी इस चीज़ का क्या करेगी, वो आंकड़े इकट्ठे करेगी ताकि उसको जीतने में मुश्किल ना हो। ऐसा नहीं राजनीतिक पार्टी आई और मनमर्जी इसको चाहे उसको टिकट देगी। अरे किसी को मान लो वो उस व्यक्ति को टिकट दे जाए जिस व्यक्ति की लोकप्रियता हो ही नहीं, जनता जानती ना हो उसको और ईमानदार भी ना हो, जनता दुखी हो उनसे, तो वोट नहीं देगी जनता। वोट नहीं देगी तो उस पार्टी को हानि होगी। तो क्या करते हैं, ये भी अपने को लाभ देने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए इन चीज़ का सर्वेक्षण करती है। और राजनीतिक पार्टी भी जीतने के लिए क्या करती है, उम्मीदवारों का सर्वेक्षण करती है। अब आपको बता देता हूँ, ये जो सर्वेक्षण होता है दोनों, इसकी जो फेमस, जो लोकप्रिय जो विधि है, आप ये कह सकते हो सर्वाधिक प्रचलित जो साधन है, उसके अंदर एक तो है प्रश्नावली और एक है साक्षात्कार। इनके बारे में जानते होंगे आप। प्रश्नावली होती है, सबसे पहले हम प्रश्नावली के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं प्रश्नावली की। देखो जो प्रश्नावली होती है उसके अंदर क्या होता है, उससे सीधे व्यक्तियों से जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, या डाक के द्वारा या किसी और के द्वारा। डाक के द्वारा मान लो प्रश्न हमारे तक पहुंच गए, या आज के टाइम में जैसे एसएमएस चलते हैं, व्हाट्सएप वगैरह का यूज होता है, उसके द्वारा लोगों से पूछा जाता है, लोगों के उसको मैसेज भेजा जाते हैं ना, सरकार वगैरह के मैसेज आते हैं, अखबारों के न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐसा पूछा जाता है भी जनता उसको कितनी पसंद करती है। तो कहने मतलब इसके अंदर होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना, यानी इसके अंदर जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति सर्वेक्षण करता है, यानी सर्वेक्षण कर्ता जो होता है वो क्या करता है, वो जनता से प्रश्न पूछता है। जैसे उत्पादक होता है, उत्पादक जनता से ये प्रश्न पूछती है, यानी वहाँ का सर्वेक्षण करती है इस वस्तु की कितनी डिमांड है, कितने लोग खरीदते हैं इसको, पूरे मतलब जितना भी उसके एरिया के अंदर जो वस्तु उत्पादन करिए उस पूरे एरिया के अंदर वो घूमता है, चेक करता है, उसके बाद उस पूरे एरिया के अंदर वो कीमत को भी देखता है। उसी प्रकार उम्मीदवार भी क्या करता है, जो राजनीतिक पार्टी होती है, जिस उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं उस उम्मीदवार व्यक्ति की उसकी छवि उस एरिया में देखी जाती है, भी कितनी छवि है, कितनी लोकप्रियता है, कितनी ईमानदारी है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, लोगों से प्रश्न पूछकर ऐसा किया जाता है, यानी प्रश्न पूछना प्रश्नावली के द्वारा। और ये भी प्रश्नावली क्या होती है, बहुत प्रकार की होती है। आप टेलीफोन के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हो, एसएमएस के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हो, डाक के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हो, या साक्षात्कार। साक्षात्कार के बारे में तो जानते होंगे आप, जो इंटरव्यू होता है, यानी स्पष्ट रूप से उनके प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो हम प्रश्न पूछते हैं, हमारे सामने वो व्यक्ति होता है, हम उसके सामने होते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, वो उसी टाइम हमें क्या देता है, आंसर देता है। देखो डाक के द्वारा तो आंसर मिलने में टाइम भी लगता है, लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, उसी टाइम हमें क्या मिलता है, उसका आंसर मिलता है। अब मैटर ये है भी जो प्रश्नावली है, ये विधि हमारे लिए कितनी लाभदायक है, कितनी नुकसानदायक है, मैटर ये है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, आपका सिलेबस जो ये आंकड़ों का संग्रह है वो बिल्कुल सिंपल सही है। आपको यही देखना है भी जो हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, जिस विधि के द्वारा हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से सूचना ले रहे हैं, कहीं पर तो क्या वो प्रश्नावली के द्वारा सही सूचना दे रही है जनता, या नहीं दे रही, या वो हमारे तक गलत सूचना पहुंचा रही है। तो इसका हम लाभ और हानि दोनों देखें भी प्रश्नावली के द्वारा क्या हमें फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न का तरीका होना चाहिए। भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली को एक प्रभावशाली तत्व बनाने के लिए। प्रभावशाली भी प्रश्नावली एक ऐसी होनी चाहिए इसके अंदर प्रभाव डाले कुछ, यानी जो सूचना मिले वो बिल्कुल स्टिक हो, जो विश्वसनीय हो, जिन सूचनाओं पर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, यानी सच्ची सूचना हम तक पहुंच के। तो पर सच्ची अच्छी सूचना हम तक पहुंचने के लिए प्रश्नों के कुछ प्रकार होते हैं। भी हमें कुछ ना कुछ प्रश्नावली में सुधार करना चाहिए।
प्रश्नावली होनी चाहिए वो एक मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो होनी चाहिए स्पष्ट, प्रश्नावली स्पष्ट हो, यानी जो भी प्रश्न पूछा जाए उत्तरदाता से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछे, घुमा फिरा के न पूछे। ऐसे नहीं जो साक्षात्कारकर्ता है, जो व्यक्ति सर्वेक्षण करता है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो ऐसा प्रश्न पूछ ले घुमा फिरा के भी उत्तरदाता को उसका आंसर ही ना आए या वो उसको गलत उत्तर देने में मजबूर कर दे। तो प्रश्नावली तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछने वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ताकि उत्तरकर्ता होता है वो क्या होता है, उत्तरदाता एक स्पष्ट प्रश्न को समझ ले और समझने के बाद एक अच्छा उत्तर उसका दे पाए और एक बढ़िया सूचना हम तक पहुंच पाए। ठीक है, भी गलत देखो मेरी बात सुनो, हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा था भी समस्याओं को हल करने में जो आंकड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, लेकिन जब आंकड़े ही हमारे पास गलत आ गए तो समस्या तो और भी कट हो जाएगी। समस्या से छुटकारा थोड़ी पा सकते हैं हम। समस्या से, प्रॉब्लम से छुटकारा हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास आंकड़े स्पष्ट हो, बिल्कुल विश्वसनीय हो। यदि हमने ऐसे आंकड़े इकट्ठे कर लिए जो गलत है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, तो इसका मतलब समस्या भी उसी टाइम वो बढ़ जाएगी, हल नहीं होगी, यानी और विकट की स्थिति में चली जाएगी। तो एक स्पष्ट और अच्छी सूचना प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट और अच्छी सूचना प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो प्रश्न पूछे वो स्पष्ट और ठोस प्रश्न होने चाहिए। यानी उसके ऐसे नहीं होता उसके हम परिवार से या उसके शरीर से संबंधित रिलेटेड हम ऐसा प्रश्न पूछ लें जो बताने में संकोच करे, और इसका मतलब वो सही उत्तर नहीं देगा क्योंकि उस टाइम वो गलत उत्तर भी दे सकता है। उसके बाद हम क्या बात करें, हम ये कह सकते हैं जो प्रश्न है उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भी एक स्पष्ट और ठोस सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रश्नावली विधि है उसका हमें यूज कैसे करना चाहिए, उसका उपयोग हमें कैसा करना चाहिए ताकि एक अच्छी सूचना प्राप्त हो सके। तो प्रश्नावली विधि का यूज करने से पहले सबसे पहले जो प्रश्न बनाए गए हैं वो स्पष्ट होने चाहिए और प्रश्न की लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रश्नों की लंबाई अधिक होगी तो उत्तरदाता उन प्रश्नों को समझ नहीं पाएगा। अगर वो उसको समझ नहीं पाएगा तो एक अच्छी सूचना भी प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई बार होते हैं प्रश्न पूछते चलते हैं, 5-6 लाइनों में प्रश्न पूछते हैं, उत्तरदाता उसमें कंफ्यूज हो जाता है भी मेरे को बताना क्या है इसमें, क्योंकि लास्ट में जब 4th-5वीं लाइन में प्रश्न में पहुँचते हैं तो पहली लाइन में भूल जाता है। तो कहने का मतलब है स्पष्ट होने चाहिए और प्रश्नों की लंबाई भी अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रश्नों की लंबाई कम से कम होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता उनको बढ़िया तरीके से सुन ले, उसको समझ ले और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर दे, अपना आंसर दे दे। हम नेक्स्ट बात करें इसी के बारे में, जो प्रश्न होने चाहिए ना वो सामान्य से विशिष्ट होने चाहिए, सामान्य से विशिष्ट। ये क्या होता है, देखो पहले जब भी हम भी कहीं जाते हैं ना, अपने रिश्तेदारों में अपने दोस्त से मिलते हैं, हम उनसे पहले यही पूछते हैं क्या हाल चाल है। मान लो हम कोई बीमार व्यक्ति है उसकी खबर लेने जाते हैं, हम उसको जाते ये थोड़ी बहुत पूछते हैं अरे तेरी बीमारी कैसे है, तू अभी तक मरा क्यों नहीं या कुछ और नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। हमें पहले उससे ये पूछना चाहिए क्या हाल चाल है, परिवार कैसा है, उसके बाद हमें उसके बारे में पूछना चाहिए भी तू दवा कहाँ से लाया था, कैसे है, ठीक है तेरी बीमारी। यानी कहने का मतलब है पहले सामान्य कॉमन प्रश्न होने चाहिए, कॉमन से, ताकि उत्तरदाता कंफ्यूज ना हो और बढ़िया तरीके से क्या कर सके, अपना आंसर दे सके। और उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट प्रश्न यानी थोड़े से कठिन लेवल पर जाना चाहिए, पहले सामान्य, ताकि उत्तरदाता क्या हो जाता है, थोड़ा हौसला सा हो जाता है ना, बोलते हैं हौसला बढ़ गया जी उसका, तो और वो जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए तैयार हो जाता है और स्पष्ट आंसर देता है। लेकिन हम स्टार्टिंग में जाके अगर उससे एक हार्ड प्रश्न पूछ लें तो पहले से क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, यानी उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, वो आंसर नहीं दे पाएगा। उसके बाद जितने भी अगर हम सिंपल प्रश्न पूछ लेंगे ना तो भी वो नहीं दे पाएगा, आंसर देगा वो कंफ्यूज होकर गलती देगा। तो इससे पहले में सिंपल प्रश्न होने चाहिए, उसके बाद थोड़े हार्ड प्रश्न होने चाहिए, यानी प्रश्नों का एक क्रम होना चाहिए। पहले सामान्य क्वेश्चन ताकि वो उत्तरदाता उसको समझे और उसका हौसला बना रहे, ठीक है, यानी मोटिवेट हो वो, और जैसे ही मोटिवेट होगा और जैसे ही नेक्स्ट आप प्रश्न पूछोगे तो वो आगे वाले प्रश्न का आंसर देगा, वो बिल्कुल सही देगा और कन्फ्यूज भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आगे क्या करना चाहिए प्रश्नावली के लिए, इसी में देखते हैं।
उसके बाद हम बात करें प्रश्नों के बारे में, तो जो प्रश्न जो हमने बनाए हैं वो व्यवस्थित होने चाहिए। व्यवस्थित जानते हो, क्रम होना चाहिए उनका क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, क्रम से चलने चाहिए वो। ऐसा नहीं पहले तो हम ये पूछ लें तेरी बीमारी कैसी है, और उसके बाद में हम ये पूछें तेरा हाल कैसा है। ये तो व्यवस्थित थोड़ी है। आपने जो चीज़ नहीं पूछनी थी वो पहले पूछ ली, और उसके बाद आप वो पूछ रहे हो जो आपको पहले पूछनी थी। ठीक है, यानी हम पहले सारा कुछ करने के बाद हम उसके कहें जी नमस्कार, यानी ये बात तो आपको पहले बोलनी चाहिए ना, नमस्कार या राम राम जो भी आप उनसे अभिवादन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले करना चाहिए, उसके बाद प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। ऐसे तो है नहीं पहले हम ऐसे प्रश्न पूछ लें उसके बाद उसको कहें जी कैसे हो, राम राम करें, उसके नमस्कार करें, उससे उसके पैरों के बड़े हैं तो पैरों के हाथ लगाएं, तो ये तो कोई मैटर नहीं देगा। पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें ये करना चाहिए आराम से, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो प्रश्न जो हमने बनाए हैं वो व्यवस्थित होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, ताकि एक उत्तरदाता बढ़िया और अच्छी सूचना हमें प्रदान कर पाए, भी वो कंफ्यूज न हो। जैसे हम उससे पूछते जाएंगे यानी वो हमें ये समझेगा चलो जो व्यक्ति प्रश्न पूछना है, जो सिलेक्शन करता है वो हमारे अंदर ही मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे साथ एक तरह परिवार का व्यवहार करने लग जाएगा, परिवार की तरह, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो यानी बेझिझक हमें आंसर देता जाएगा। यानी वो ऐसा नहीं समझेगा भी ये मेरे कोई अलग व्यक्ति है, कोई बाहर से आया है, ठीक है, और उसने आते ही मेरे पे कोई दबाव डाल दिया है, तो व्यक्ति दबा हुआ कुछ और बोल देगा, या तो सूचना एकदम डर जाएगा, क्या पता ये क्या पूछ रहा है, इसका क्या करेगा। कई बार आते हैं ना गाँव के अंदर, अरे शहर वालों तो होता है, गाँव के अंदर जो अनपढ़ होते हैं और जो जनगणना होती है, जब उनसे पूछते हैं ना तुम्हारे घर में क्या है, कूलर है, कि आपकी बात तो हर चीज़ का पूछा गया था, मोटरसाइकिल है, आपकी कितनी ज़मीन है। कई बार तो गाँव वाले ये सोचने लग जाते हैं कहीं हम पर टैक्स न लगा दे, कहीं हम पर ऐसा न कर दे, यानी वो डर के फिर क्या करते हैं, गलत सूचना देते हैं। वो कहें जी हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है उनका इतना भी डर नहीं होना चाहिए भी उत्तरदाता आंसर गलत दे, यानी उनको एक नॉर्मल सा व्यवहार के जीवन में उनके साथ मिलकर यानी एक तरह व्यवहार से बात करनी चाहिए, ताकि वो उसको अपना ही समझे और जो भी आंसर दे वो बढ़िया और स्पष्ट रूप से आंसर देता चले। तो हम बात इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, वो व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, और क्रम भी कैसा हम कर चुके हैं, सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट, ये क्रम होना चाहिए। इससे ऐसा नहीं विशिष्ट से सामान्य नहीं होना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य होगा उसके अंदर आंसर हमेशा गलती मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। तो आंसर जो हमारे प्रश्न होने चाहिए वो सामान्य से क्या होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कह सकते हैं जो प्रश्नावली हमने बनाई है, प्रश्नावली वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक जानते हो, जो नेगेटिव सोच होती है, जो नेगेटिव सोच होती है वो नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके व्यक्ति के ऊपर मानसिक कोई प्रभाव पड़े। अगर उस पर कोई मानसिक प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कोई, तो वो नेगेटिव ही जवाब देगा, पॉजिटिव जवाब देगा ही नहीं। इसका मतलब जो भी होना चाहिए प्रश्नावली वो सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक सोच वाली, सकारात्मक सोच वाली होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति का हौसला बना रहे और वो मोटिवेट हो और आपको जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, यानी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी उसको ऐसा नहीं जो प्रश्न पूछ रहा हो और उसके दिमाग में कोई नकारात्मक सोच आ जाए, नेगेटिव सोच आ जाए, कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े उसके ऊपर और वो आंसर देते समय गलत और स्पष्ट सूचना आपको न दे पाए, यानी गलत सूचना दे पाए आपको, ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए। यानी प्रश्नावली होनी चाहिए वो सकारात्मक सोच वाली होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति पर एक अच्छा प्रभाव पड़े और जो उत्तरदाता हो वो एक बढ़िया उत्तर आपको दे पाए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो जो प्रश्न होते हैं वो संकेत वाले नहीं होने चाहिए, यानी संकेत छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें संकेत जानते हो, हम कहते हैं जी आपके बच्चे कितने हैं, वो कुछ ना बोले, ऐसे संकेत कर दे, इसका मतलब ये तो आंसर सही है ही नहीं। भी प्रश्न ऐसे नहीं पूछने चाहिए हमें जिसमें व्यक्ति संकेत से, चिन्ह से आपको क्या कर दे, उसका उत्तर दे, उसका उत्तर। इसका मतलब क्या पता वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या पता आप क्या सोच रहे हो। व्यक्ति जो संकेत कर रहा है वो अलग तरीके से सोच रहा है, आप जो संकेत को
कैच कर रहे हो सकता है आपकी सोच अलग तरीके की हो, तो उसका मतलब जो सूचना मिलेगी वो सही नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब पर्सन के अंदर संकेत छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर व्यक्ति क्या कर दे, संकेत से ही बता दे। हम कई बार देखते हैं ना, इसके अंदर हम एक और कर देते हैं भी, ऑप्शन वाले पर्सन होते हैं। ऑप्शन, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई पर्सन पूछा आता है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सी और डी। मैं ये देखता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, जब उसकी कॉपियाँ चेक करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी ये पर्सन आ गया, जब वो उत्तर लिखता है ना, तो उसके अंदर आंसर जैसे इसका बी है तो सीधा बी लिखाता है, आगे कुछ नहीं लिखता, सीधा बी लिखाता है। अब बी आंसर है बी, लेकिन बी में जो लिखा है वो आंसर है, ये आंसर नहीं है, इसके अंदर जो लिखा है वो आंसर है। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन वाले भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सीधा ही वो क्या कह दे, ठीक है जी ए बी सी, वो सीधा बताए जी बी, सीधा बताए सी, सीधा बताए ए, ऐसा कुछ मैटर नहीं होना चाहिए। यानी वो पूरा स्पष्ट बात आपको बोलकर बताए, उसका आंसर आपको उसके मुंह से सुनना है आपको। ऐसे नहीं आपने लिख के दे दिया अभी आप टिक कर दो जी, ऐसा नहीं है। वो तो अच्छा ही टिक करेगा, बुरा थोड़ी करेगा, वो अपने बारे में कभी नेगेटिव बात थोड़ी बताएगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसको ऐसा मौका मिलना चाहिए इसके अंदर वो स्पष्ट बात खुद अपने हाथों से, खुद अपने मुंह से बोलकर बताए। इसके अंदर ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, बी या सी या डी, ए या डी, ए या बी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक स्पष्ट उत्तर होना चाहिए ताकि जो भी आपको आंसर मिले वो बिल्कुल सही मिले और जो आंकड़े हो वो बिल्कुल सही संग्रहण किए जा सके। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, अगर इन प्रश्नों की और बात करें, प्रश्नावली बना रहे हो आप, तो एक हम बता सकते हैं जो प्रश्न के जो अर्थ हैं, जो उत्तर है, अर्थ होते हैं वो अनेकार्थक नहीं होने, अनेकार्थ होता है जिसका अनेक, एक से ज़्यादा अर्थ निकले, एक से ज़्यादा अर्थ हो, ऐसा प्रश्न आपको नहीं पूछना। ऐसा नहीं आपने एक ऐसा प्रश्न बनाया जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहा हो, एक से ज़्यादा अर्थ निकलेगा तो क्या पता वो कौन सा उत्तर दे रहा है, यानी व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा भी मेरे को उत्तर देना कौन सा है। भी आपने कोई प्रश्न पूछ लिया और उसके अर्थ कई बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, अब वो उत्तरदाता कंफ्यूज हो जाएगा भी मेरे को कौन सा उत्तर देना है, कैसा उत्तर देना है, ठीक है। तो अनेकार्थक नहीं होना चाहिए और साथ में आप कह सकते हो अस्पष्ट भी नहीं होना चाहिए। जो भी प्रश्न आप बना रहे हो, जो प्रश्नावली आप तैयार कर रहे हो, जो प्रश्न आप उत्तरदाता से पूछ रहे हो, यानी जिस आंकड़ों को आपको प्राप्त करना है उसके लिए जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, उस प्रश्न को, जो प्रश्न आपने पूछा है वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति जो सुन रहा है उसको कंप्लीट रूप से क्या हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। यानी उत्तरदाता को पता होना चाहिए मेरे से क्या पूछा जा रहा है। जब तक उत्तरदाता को पता ही नहीं होगा अभी मेरे से क्या पूछा जा रहा है, भी मेरे को क्या आंसर देना है, तब तक उत्तरदाता कभी भी उत्तर सही नहीं दे पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं होगा मेरे को आंसर देना क्या है। भी जब मान लो आज मैं मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो या मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब तक आपको ये पता नहीं होगा मेरे को बताना क्या है, मैं यहाँ सीधा लिख दूँगी आंकड़े। अब आपको क्या पता मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रश्न मैंने आपको दे दिए आंकड़े, अब आपको क्या पता भी आंकड़े के मैंने अर्थ पूछे हैं या उसकी विशेषताएं पूछी है या उसकी परिभाषाएं पूछी है या उनके प्रकार पूछे हैं, उसका वर्गीकरण पूछा है, नहीं पता चलेगा ना। इसका मतलब अगर मैंने उसका अर्थ पूछा तो मैं बताऊंगा आंकड़े के का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी ये चीज़ लिखना पड़ेगा, स्पष्ट देना पड़ेगा हमें, तभी तो हमें पता चलेगा भी आपसे पूछा क्या जा रहा है। आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे से आप क्या पूछ रहे हो, यानी कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न हमें नहीं देने जिससे उत्तरदाता को पता ही नहीं चले भी हमें बताना क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हम बात एक और बता देते हैं इसके अंदर, जो भी प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर एक ही होना चाहिए। इसका मतलब नहीं भी जो आपने प्रश्न पूछा है इसका अनेक उत्तर निकल जाए। भी उत्तरदाता जब मान लो आप प्रश्नावली तैयार कर रहे हो, आप सर्वेक्षण करता हो, आप एक व्यक्ति के पास जाते हो आंकड़े इकट्ठा करने, उसको आप प्रश्न पूछते हो, तो जो व्यक्ति आंसर देगा वो एक ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ऐसा या वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सोच नहीं होना चाहिए, या वाला नहीं होना चाहिए, स्पष्ट उत्तर होना चाहिए उसका। भी आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका एक ही उत्तर निकले, ऐसा नहीं आपने एक ऐसा प्रश्न बना दिया इसके अंदर तो जाता कि 3-4 उत्तर उसके पास है, वो आपको ऐसा उत्तर दे
जिसका आपको कोई काम ही ना आए। जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं हो सकता है वो गलत प्राप्त हो जाए, और जब मैंने आपको पहले कहा था अगर आंकड़े गलत प्राप्त होते हैं इसका मतलब समस्या और विकट हो रही है, समस्या का हल नहीं कर रहे हम, समस्या को और ज़्यादा विकट कर रहे हैं। तो इसी कारण हमें जो प्रश्न पूछने हैं उसका उत्तर एक ही होना चाहिए और स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए उसका। कंफ्यूज वाला ये नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति उत्तर आता है वो प्रश्न बता रहा है वो कभी कहता है या ये कर लो या ये कर लो या ये करो या ये करो, तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछते वक्त हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और उसका उत्तर भी क्या निकलना चाहिए, एक ही निकलना चाहिए, और प्रश्न का अर्थ भी एक ही होना चाहिए, अनेक अर्थ नहीं होने चाहिए। ये आपकी है प्रश्नावली को तैयार करने से संबंधित कुछ आवश्यक बातें, ये कह सकते हो आप आवश्यक बातें। इसका मतलब ये आवश्यक बातें हैं प्रश्नावली को तैयार करने के लिए। यदि आप इनमें से कुछ बातें छोड़ देते हो, प्रश्न को अस्पष्ट कर देते हो या उसके अनेक अर्थ आप निकाल देते हो, या आप जाते ही जो उत्तरदाता है उसके ऊपर एकदम दबाव बना देते हो, उसको इतना कंफ्यूज कर देते हो, तो या जो प्रश्न है वो आप मतलब व्यवस्थित नहीं करते, अव्यवस्थित कर देते हो, जो पहले पूछना है बाद में पूछ लेते हो, जो बाद में पूछना है पहले पूछ लेते हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है आप जो प्रश्न की जो शुरुआत की वो विशिष्ट से की और सामान्य की ओर जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा गलत मिलेगा, ध्यान रखना। कभी भी आपको सही आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे, सही आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। इसी कारण इनको बोलते हैं हम आवश्यक बातें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रश्नावली को तैयार करने की आवश्यक बातें कौन कौन सी होती है, जो चीज़ आपको बता चुका हूँ वही आपको लिखना है। भी प्रश्न होने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न होने चाहिए उनका अनेक अर्थ नहीं निकलना चाहिए, प्रश्न ज़्यादा लंबाई में भी और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए। मैं सीधे आंकड़े लिख दूँ, ये मैंने प्रश्न पूछा आंकड़े, बस इसका मतलब तो बहुत छोटा है। इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए, इतनी लेंथी भी इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए, इसके कारण उत्तरदाता को समझ ही ना आए। व्यवस्थित होने चाहिए, उनका एक स्पष्ट क्रम होना चाहिए, उसके बाद उसके अनेक उत्तर भी न निकलते हो। उसके बाद आप ये कह सकते हो भी सामान्य से विशिष्ट होने चाहिए। पहले जो आपसे प्रश्न पूछे जाए वो सामान्य कॉमन प्रश्न होने चाहिए, उसके बाद आप थोड़े हार्ड प्रश्न पूछ सकते हो, यानी पहले सिंपल और फिर हार्ड, यानी सरल से कठिन। आप ये भी लिख सकते हो, जो प्रश्न होने चाहिए वो सरल से कठिन होने चाहिए। समझिए बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साक्षात्कार की। ये तो थी आपकी प्रश्नावली, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था अभी सर्वेक्षणों में जो उपयोग किया जाता है वो जो सबसे सर्वाधिक जो प्रचलित साधन है उसके अंदर एक तो है आपकी प्रश्नावली और एक आपका है साक्षात्कार, यानी ज़्यादातर यही यूज होता है, ये ध्यान रखना। वैसे तो आप बहुत पढ़ोगे, आपको जो संग्रहण करने की विधि है ना वो सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वो सर्वाधिक जो प्रचलित साधन है, प्रचलित साधन। और हमने एक उदाहरण दिया था उत्पादक का और एक उदाहरण लिया था राजनीतिक पार्टी का। यानी वो जब सर्वेक्षण करते हैं या तो वो प्रश्नावली विधि का यूज करते हैं, यानी जनता से प्रश्न पूछते हैं। जो राजनीतिक पार्टी तो ये पूछती है जो बंदा को मैं टिकट दे रहा हूँ क्या उसकी लोकप्रियता है या नहीं, उसके बारे में वो क्षेत्र में पूछेगी, वो कितना ईमानदार है, उसकी छवि कितनी का है। उत्पादक है जिस वो ये देखेगा अभी जिस वस्तु का मैं उत्पादन कर रहा हूँ क्या वो वस्तु मेरी बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसकी डिमांड है या नहीं, उसकी कीमत कितनी का है, क्या उससे संबंधित मेरे को कच्चा माल यहाँ मिल जाएगा। ऐसा था नहीं मैंने यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी सादुल शहर में या गंगानगर में कहीं भी, और मैं सामान कहीं मेरे को कोई 400-500 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, तो उसका मतलब मेरा तो परिवहन का खर्चा बहुत हो जाएगा, इतनी कीमत नहीं मिलेगी उतना खर्चा हो जाएगा, तो हानि होगी ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गुड़ तैयार किया जाता है तो वो कहाँ होती है फैक्ट्री, जहाँ गन्ना पैदा होती है वहीं होती है। कपड़े बनाए जाते हैं जहाँ पर कपास पैदा होती है वहीं होती है। समझ रहे हो बात। यानी कहने का मतलब है भी वो हर चीज़ को देखेगा, अभी मेरे को कच्चा माल मिल जाएगा यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर श्रमिक मिलेंगे, मेरे को यहाँ पर पानी की सुविधा है या नहीं, लाइट की सुविधा है या नहीं। मान लो लाइट की सुविधा ही ना हो और हमने फैक्ट्री लगा दी तो हमें लाइट मान लो 100 किलोमीटर दूर से लानी पड़ रही है, तो खंभे वगैरह है तार वगैरह टोटल खर्चा बहुत हो जाएगा, उतनी हमें कमाई नहीं हो जितना खर्चा हो जाएगा। तो ये पूरी बात का उत्पादक क्या करता है, सर्वेक्षण करता है उस वस्तु की कीमत कितनी का है, वो वस्तु बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसकी डिमांड है या नहीं, हमें कच्चा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे नज़दीक बाज़ार है या नहीं। बाज़ार की भी बहुत बड़ा मैटर होता है। मैं यहाँ फैक्ट्री लगा देता हूँ और बाज़ार मेरे से 200 किलोमीटर दूर है, तो वस्तु तो बाज़ार में बिकेगी ना, तो मैं फैक्ट्री से लेकर अगर बाज़ार में लेकर जाऊँगा तो देखो 200 किलोमीटर का परिवहन का खर्चा कितना लग जाएगा,
भी अभी तक वो वस्तु बिके नहीं, खर्चा पहले ही बढ़ रहा है। तो प्रत्येक चीज़ को चेक करता है भी उसकी अगर फैक्ट्री के पास बाजार है या नहीं, ताकि उसको वहीं पर वस्तु बिक जाए, उसको कहीं दूर न जाना पड़े। ठीक है, ये बात सब सर्वेक्षण करता है किससे? प्रश्नावली से, यानी वहाँ से प्रश्न पूछ के, जनता से प्रश्न पूछ के, किसी न किसी प्रकार से वो क्या करता है? आंकड़े इकट्ठे करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये छोटा सा आपका साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं। देखो साक्षात्कार, ये तो आपको पता ही है, साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, आमने सामने दोनों व्यक्ति बैठे होते हैं, जो सर्वेक्षण करता होता है वो यहाँ बैठा होता है और जो उत्तरदाता होता है वो यहाँ इसके सामने बैठा होता है। सर्वेक्षण करता उससे प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता उसका आंसर देता है। ठीक है, ये विधि हुई ना साक्षात्कार की। तो इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ साक्षात्कार में क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं या इंटरव्यू हम लेते हैं तो हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? एक तो सर्वेक्षण करता जब आंकड़े इकट्ठे करने जाता है, आंकड़े इकट्ठे करने जाता है, उसको सबसे पहले जाते ही अपना इतना दबाव इस पर नहीं बना देना चाहिए भी उत्तरदाता आंसर ही न दे पाए। भी सबसे पहले जाकर इसको इससे मिलना चाहिए, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए, यानी उसको अपने व्यवहार में उसका जो चेहरे का हाव भाव होता है ना, उसको चेक करना चाहिए। क्योंकि बंदा कई बार क्या होता है, उत्तर दे रहा होता है लेकिन वो गलत उत्तर होता है, तो हम चेहरे से बता सकते हैं भी तू गलत बोल रहा है। हम बोल देते हैं ना भी तू सही नहीं बता रहा, गलत बता रहा है, कि उसके चेहरे से पता चल जाता है। तो उसका ये बेनिफिट है। देखो पर्सनालिटी का तो जैसे डाक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है वो डाक के द्वारा आपके पास भेजा, आपने खुद नहीं भरा, किसी अपने दोस्त से, भाई से या माता पिता से भरवा लिया, तो इसका मतलब ये तो गलती आंसर मिल रहा है, या जो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हम हाव आपको देख लेते हैं भी वास्तव में उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है, आंसर दे रहा है, वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है। ठीक है ना, इसकी दिक्कत भी होती है। ये तो इसकी हमारी सबसे बड़ी लाभ कह दो भी, इससे हमें सही और अच्छे आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसकी हानि भी है, एक कुछ दिक्कत भी है। कौन सी दिक्कत? भी हम प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति का हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, अगर हमने जैसे उम्मीदवार कोई खड़ा करना है राजनीतिक पार्टी के द्वारा, तो प्रत्येक व्यक्ति से नहीं पूछ सकता इसकी लोकप्रिय, आप इसको जानते नहीं जानते, ये ईमानदार है या नहीं है। यदि पूछता है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के पास चला भी जाता है, तो ध्यान रखना इससे समय और जो पैसा है, धन है, उसका बहुत ज़्यादा खर्च होता है। समय भी बहुत खर्च होता है और धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसका मतलब इस विधि को हम नॉर्मल रूप से नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हम प्रत्येक व्यक्ति के जाके मिले, प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ करें और उससे आंकड़े इकट्ठे करें। तो इसके सबसे बड़ा लाभ तो ये है भी, इससे जो आंसर मिलने की उम्मीद होती है वो बिल्कुल सही मिलने की उम्मीद होती है। आंकड़े जो इकट्ठे होते हैं वो बिल्कुल सही और विश्वसनीय होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ इसकी हानि भी है। हानि ये है भी इससे समय और धन का खर्च बहुत अधिक होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं भी, एक कोई ऐसा एरिया है जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर मान लो कोई परिवहन नहीं है, कोई साधन नहीं जाता, तो क्या वहाँ जाके हम साक्षात्कार ले सकते हैं? क्योंकि वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाते, कोई साधन का या वहाँ पर सड़कों का ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये दिक्कत इसके अंदर आती है, क्योंकि वहाँ से हम प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, यानी साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप से उनसे नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करते हैं फिर हमें मोबाइल वगैरह का यूज करना पड़ता है। मोबाइल का है यानी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। SMS के द्वारा या व्हाट्सएप या किसी के द्वारा हम क्या करते हैं, उनसे जो रूबरू होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये है आपका साक्षात्कार। और इन साक्षात्कार के बारे में हम आगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो आज का आपकी जो क्लास है वो इतनी है, आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आंकड़ों से संबंधित आपके जो लेसन है वो 4 लेसन आपको पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। कभी आपको संग्रह करना है, कभी आप उसका वर्गीकरण करोगे, कभी उसको आप प्रस्तुत करोगे, उसको टेबल में डालोगे, उसको आप डायग्राम में डालोगे, उसको आप कोई रेखा चित्र भी बनाओगे। यानी कहने का मतलब है बिल्कुल सिंपल है, आंकड़ों को लेके चलना है हमें। क्योंकि पहले लेसन में हम पढ़ चुके हैं आंकड़ों का क्या बेनिफिट है, अर्थशास्त्र में इनका क्या रोल है। ठीक है, उनके अर्थ पढ़ चुके हैं। अब आंकड़ों के संग्रहण करने की जो विधियाँ हैं वो आपके लगभग 2-3 क्लासों में चलेगी। तो आज जो आपको मेन प्रश्नावली पढ़ी है, आपको जो मेन क्वेश्चन है वो हो चुका है। ये प्रश्नावली तैयार करने की जो मुख्य बातें होती है, जो आवश्यक बातें होती है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। उनको साक्षात्कार करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि उत्तरदाता एक सही और
स्टिक आपको आंसर दे पाए। इसका मतलब आपको सही आंकड़े प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।